जायंट फोन ट्रक सुपर खिलौना कार। कर्नाटक से लगे एक गांव में श्रीकांत नाम का एक आदमी था। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका था। इसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। श्रीकांत को कुछ न कुछ नया इन्वेंट करने में बहुत मजा आता था। एक दिन, श्रीकांत बेटा, इस दुनिया में हुनर वालों की कोई कदर नहीं। मेरे जीते जी तो कुछ ऐसा कर मेरे बेटे जिससे मेरा नाम रोशन हो जाए। जी पिताजी, मगर कर भी क्या कर सकता हूँ? घूस देने की औकात नहीं है मेरी। जब मैंने पढ़ाई की है तो घूस देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देख बेटा, अब तो यही पुरानी ट्रक है मेरे पास रखी हुई। उसे मॉडिफाई कर ले और इसे ही चला। आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी पिताजी। अब देखिए मैं इस पुरानी ट्रक के साथ क्या करता हूँ। श्रीकांत पुरानी ट्रक को मॉडिफाई करके एक जायंट फोन ट्रक में तब्दील कर देता है। फोन ट्रक के भीतर बच्चों और बड़ों सभी की मनोरंजन की चीजें होती हैं। अब वो इस फोन ट्रक को गांव-गांव, शहर-शहर घुमाता है। लोग उस फोन ट्रक के अंदर जाकर देखने के लिए पैसे देते हैं। इससे श्रीकांत की बहुत अच्छी कमाई होती है और कुछ समय में फोन ट्रक देखने वालों की कतार लग जाती है। आप सभी लाइन में आइए, वरना मैं इस फोन ट्रक को बंद कर दूंगा। अरे भाई, मैं इस गांव का सरपंच हूँ, मुझे सबसे पहले टिकट दो। मैं माफी चाहता हूँ सरपंच जी, मगर आप सभी मेरे लिए एक बराबर है। आप गांव के मुखिया होकर ही ऐसा भेदभाव करेंगे तो दूसरे क्या सोचेंगे? चलो ठीक है, मगर थोड़ा जल्दी करो। मेरे परिवार वालों को हड़बड़ी लगी है फोन ट्रक देखने की। सभी लोग एक एक कर फोन ट्रक में चढ़ते हैं और फिर मजे से सभी शहर चले जाते हैं। ऐसे ही श्रीकांत के ट्रक में रोज बहुत भीड़ होता था और उसका अच्छा कमाई होता था। इन सब से श्रीकांत और उसके पिताजी बहुत खुशी से रहने लगते हैं कि एक दिन घर जाते समय तेज बारिश के साथ बिजली कड़कने लगती है। तभी फोन ट्रक के पास अजीब करंट आके गिरता है। श्रीकांत तुरंत ट्रक से उतर के नीचे देखने जाता है। ये कैसी आवाज है? बड़ा अजीब है। तभी उसको एक बहुत चमचमाता खिलौना कार नजर आता है। ये तो बच्चों के खिलौने वाली कार है, लेकिन ये अपने आप कैसे चल रही है? मैं कोई मामूली कार नहीं हूँ, सुपर खिलौना रोबोटिक कार हूँ। तभी एक तेज रोशनी होता है और खिलौना कार एक रोबोट में बदल जाता है, जिसे देख श्रीकांत डर जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या चाहते हो तुम? इस फोन ट्रक को छोड़कर तुम कहीं दूर चले जाओ। इस पर केवल मेरा राज होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसमें मेरा खून और पसीना लगा है। अच्छा, तो ऐसे नहीं मानोगे मेरा बात, तो करो मेरे वार का सामना। जैसे ही खिलौना कार रोबोट श्रीकांत के ऊपर हमला करने जाता है, तभी श्रीकांत का फोन ट्रक जादुई फोन ट्रक बन जाता है। और खिलौने ट्रक के वार को रोक देता है और फिर दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। श्रीकांत, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिस वक्त वो बिजली कड़की है, उसी वक्त ये खिलौना कार के साथ साथ मैं भी जिंदा हो गया हूँ। अब मैं इसका मुकाबला करता हूँ, आप चिंता मत करो। अच्छा, तो तुम मुझसे मुकाबला करोगे? मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। श्रीकांत दूर खड़ा यह सब देखता रहता है। जादुई फोन ट्रक और जादुई खिलौने कार में फाइटिंग होती है। बहुत देर तक फोन ट्रक और खिलौने कार में लड़ाई होती रहती है। अंत में फोन ट्रक खिलौना कार रोबोट के इंजन में वार करता है तो खिलौना कार रोबोट टूटकर गिर जाता है और माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो,
मुझे अपने घमंड का एहसास हो गया, मुझे छोड़ दो। मेरे फोन ट्रक, छोड़ दो इसे, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, खत्म कर दूंगा। इसने मेरे मालिक के साथ दगाबाजी की है। देखो फोन ट्रक, कोई हमारे साथ बुरा करे तो जरूरी नहीं है कि हम भी उनके साथ बुरा करें। इसे अपने कर्मों का फल मिल चुका है। आप कहते हैं मालिक, तब छोड़ देता हूँ। समझा दो इसे, कभी अपने मालिक के साथ धोखा मत करना। फिर खिलौना कार रोबोट वापस कार में बदल जाता है और श्रीकांत अपने ट्रक में बैठकर घर चला जाता है और उसके पीछे पीछे खिलौना कार भी चला जाता है। जायंट ट्रैक्टर साइकिल। ये कहानी है रामपुर में रहने वाले दुखी राम की। जैसा नाम वैसा काम। दिन भर दुखी रहता किसी न किसी बात पर। उसे लगता है कि जिंदगी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। एक दिन वो गांव में घूम रहा था। कुछ 20-22 साल के लड़के बर्थडे मना रहे थे। उन्हें देखकर दुखीराम कहता है, ले, लोग इतना क्यों खुश हो रहे हैं? इन मूर्खों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि जिंदगी छोटी होती जा रही है। तभी एक लड़का सोनू दुखीराम से कहता है, क्या हुआ दुखी काका, काहे बड़बड़ा रहे हो अकेले अकेले? आओ केक खा लो। तुम ही खाओ, इतने बड़े होकर पार्टी मना रहे हो, काम धाम छोड़कर। तभी मोनू नाम का एक लड़का सोनू से कहता है, अबे सोनू, जाने दे इसे, क्यों दिमाग का दही कर रहा है इससे बहस करके? साला पागल जैसा नाम वैसा काम। मुझे लगता है जब ये पैदा हुआ होगा तो सारे लोग दुखी हुए होंगे, इसी कारण इसका नाम दुखी है। नहीं बे, मुझे लगता है जरूर इसके साथ कुछ गलत हुआ है। चल बे घसीटा लाल, केक काट, ज्यादा दिमाग मत लगा। एक दिन दुखी अपने घर पे बैठा था। तभी सोनू वहाँ आता है और कहता है, क्या हुआ काका, आप इतना दुखी क्यों रहते हो? तुझे क्या करना है बे, जा अपना काम कर। अरे ओ चंपक चाचा, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ कि आप इतना दुखी क्यों रहते हो और आप मुझ पे ही चढ़ रहे हो। वाकई कुत्तों को घी हजम नहीं होता, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे मेरे एंग्री यंग मैन, इतना गुस्सा क्यों होता है? बताता हूँ ना, ये कहानी दरअसल बहुत पुरानी है। देखो काका, ज्यादा पकाओगे तो मैं चला जाऊंगा। वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतजार कर रही है। जल्दी नहीं गया तो सैंडल से मारती है कमीनी। अबे सुनेगा तब ना। ये उन दिनों की बात है जब मैं जवान था। मेरे पास एक जबरदस्त साइकिल थी। क्या पहिए थे उसके। जब मैं चलता था तो लड़कियां मुड़ मुड़ के देखती थी। जलवा था मेरा उस जमाने में। अरे क्या काका, कुछ भी फेंकते हो। साइकिल से कोई लड़कियां मुड़ मुड़ के देखेगी? मेरे माथे में कुछ लिखा है क्या? अबे छछुंदर, पूरी बात तो सुन ले। बीच बीच में नाई के कैंची की तरह काटते रहेगा क्या बातों को? ठीक है बको, आगे की कहानी। क्या पहिए थे उसके, एकदम बड़े बड़े चमकते हुए। क्या सीट, क्या कैरियर था उसका। और उसको कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं चला सकता था। उसको चलाने के लिए मेरे जैसा गबरू जवान ही चाहिए था। ओहो, गबरू जवान, क्या बात है? अरे तू फिर बोला बीच में। सॉरी, बोलो आगे क्या हुआ? एक दिन मैं दूसरे गांव से आ रहा था, तभी एक लड़की ने मुझे लिफ्ट मांगी। क्या बात कर रहे हो, आपको और लिफ्ट? कुछ भी क्या चाचा? अगर तू चुप नहीं रहेगा तो मैं आगे की कहानी नहीं सुनाऊंगा। ओके मेरे बाप, एकदम चुप, बको। और मैंने उसको गांव तक छोड़ा। उसको मेरे बड़ा टायर वाला साइकिल इतना पसंद आया कि वो मुझे दोबारा मिलने के लिए बुलाई। फिर मैं उसे रोज बड़े चक्के वाले साइकिल पे घुमाता था। धीरे धीरे हमको प्यार हो गया। हमने शादी करने का सोचा। फिर एक दिन उसके भाई ने हमको देख लिया और मेरी खूब पिटाई की। और मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी प्यारी साइकिल दोनों को लेके चला गया। तब से मैं दुखी राम बन गया। ओहो, ऐसी बात है। आप जैसे साइकिल बता रहे हो, वैसे ही एक साइकिल मैंने मेरे मौसी के यहाँ देखी है। क्या बात कर रहा है? हाँ काका, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। तो चल उसको देखने जाते हैं। किसे, मौसी को? अबे गधे, तेरे मौसी को नहीं, साइकिल को। नहीं काका, आज नहीं। अभी मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, कल चलते हैं। दोनों दूसरे दिन सोनू के मौसी से मिलने जाते हैं
और सोनू घर के बाहर से मौसी को आवाज देता है। मौसी, ओ मौसी, देखो तो कौन आया है। मौसी बाहर आती है और दुखी को देख आश्चर्यचकित हो जाती है। मौसी कहती है, अरे दुखी तुम? अरे सरिता तुम। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी दुखी कहता है, तुम कितनी बेवफा हो। तेरे भाइयों के मार के बाद एक भी दिन नहीं मिली मुझे। मैं बहुत डर गई थी दुखी कि मेरे भाई कहीं तुझे मार ना डाले, इस कारण मैं तुझसे कभी नहीं मिली। सच में सरिता, तुम इतना प्यार करती थी मुझसे? हाँ मेरे दुखी, इसी कारण मैंने आज तक शादी नहीं की और तेरी याद में मरी मरी जी रही हूँ। मैं भी आज तक कुंवारा हूँ मेरे सरिता। उनकी बातें सुनकर सोनू कहता है, आप दोनों की बातें सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तभी सोनू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है, अरे क्यों ना आप दोनों शादी कर लो। दोनों एक साथ? क्या बात कर रहा है, इस उम्र में? नहीं नहीं, ऐसा कहते हैं। सोनू उस पे कहता है, हाँ सही तो कह रहा हूँ, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा और नाना और मामा से बात भी कर लूंगा। सोनू अपने नाना और मामा से बात करके दोनों की शादी करवा देता है और सोनू के नाना दुखी की साइकिल लौटा देता है। फिर क्या था, दुखी रोज अपनी पत्नी को बड़े बड़े चक्के वाले साइकिल से घुमाता था। उसके बाद दुखीराम सुखीराम बन जाता है, क्योंकि उसको उसकी गर्लफ्रेंड और उसके जान से प्यारी साइकिल जो मिल गई। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिनी बाइक। एक गांव में मोनू नाम का एक लड़का रहता था। मोनू और उसका दोस्त पिंटू सिनेमा हॉल से कबीर सिंह मूवी देखकर आ रहे थे। यार, मैं आज ही अपने पापा से एक बाइक मांग लूंगा। मैं भी अपने पापा से बाइक मांगूंगा, लेकिन उम्मीद कम ही है। उन्होंने तो आज तक मुझे एक साइकिल भी नहीं दिलवाई है। मोनू और पिंटू अपने अपने घर चले जाते हैं। पापा, एक बाइक दिलवा दो ना, फिर आप जो कहोगे वो करूंगा। पूरी रात पढ़ाई करूंगा, लाइट चली जाएगी तो लालटेन जलाकर पढ़ाई करूंगा। लेकिन हमारे घर तो लालटेन है ही नहीं। तो पापा कोई बात नहीं, खरीद लेंगे। और पापा, जहां कहोगे वहां शादी करूंगा। इधर मोनू भी अपने पापा से जाकर कहता है, पापा एक बाइक दिलवा दो, बड़ी जरूरत महसूस होती है। इंटर में इस साल तीसरी बार फेल हो रहा है। पढ़ाई की जरूरत महसूस नहीं होती, बाइक की जरूरत महसूस होती है। चुपचाप जाकर दुकान पर बैठ जा, नहीं मिलेगी बाइक। अगले दिन मोनू पिंटू से मिलता है। पिंटू के पास एक शानदार बुलेट बाइक होती है। यार, मेरे पापा ने बाइक नहीं दिलवाया, क्या तू कभी कभी अपनी बाइक मुझे चलाने देगा? बस कभी कभी पिंकी को घुमाने ले जाया करूंगा। भाई, दोस्ती यारी केवल सिनेमा हॉल तक ठीक है, नई बाइक है मैं नहीं देने वाला भाई। मोनू को पिंटू की बातें सुनकर बहुत बुरा लग जाता है और वो मन में सोचता है, बाइक तो मैं किसी भी तरह लेकर ही रहूंगा। मोनू इंटरनेट पर पुरानी बाइक सर्च करता है। एक वेबसाइट पर उसे मात्र 999 की बाइक दिखती है। मोनू तुरंत बाइक ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता है। अगले दिन बाइक एक छोटी सी पेटी में आती है। अरे, बाइक पेटी में कैसे आ गई? मोनू पेटी को खोलकर देखता है तो पेटी में एक छोटी सी खिलौने वाली बुलेट बाइक निकलती है। पेटी में एक बुक भी निकलती है जिसमें बाइक के बारे में पूरी जानकारी दी हुई होती है। मोनू जानकारी पढ़ता है। मिनी बाइक को पावर बैंक से भी चार्ज किया जा सकता है। मिनी बाइक 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल सकती है। मिनी बाइक को घर के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अब मोनू रात में टॉयलेट करने भी जाता तो अपनी बाइक से ही जाता। एक बार मोनू की मम्मी को हार्ट अटैक पड़ जाता है। बेटा जा, डॉक्टर को बुला ला, मुझे हार्ट अटैक पड़ा है। बस मैं अपनी बाइक से यूं गया और यूं आया। मोनू जब मिनी बाइक पर बैठकर जा रहा होता है तो औरत और बच्चे उसे देखकर हंसते हैं, लेकिन एक बच्चा रोने लगता है। मम्मा, मुझे भी वो अंकल की जैसी बाइक चाहिए।
रास्ते में मोनू की बाइक की चार्जिंग खत्म हो जाती है, तो मोनू पैरों से बाइक चलाते हुए डॉक्टर के पास पहुंचता है। मेरी माँ को हार्ट अटैक आया है, मैं बाइक लेकर भी आया हूँ, आपको अपने घर तक छोड़ भी दूंगा। डॉक्टर मोनू के साथ सड़क पर जाता है। बाइक तो कहीं दिख नहीं रही। अरे ये रही ना बाइक, ये किस बच्चे का खिलौने उठा लाए हो? मैं आगे बढ़ता हूँ, आप पीछे बैठिए, बस आपको अपने पैरों से चप्पू की तरह इस्तेमाल करना है। मोनू और डॉक्टर बाइक पर बैठकर पैरों से बाइक को ढकियाते हुए मोनू के माँ के पास पहुँचते हैं। इतनी देर लगा दी तूने। मैंने पिंटू को फोन करके दूसरा डॉक्टर बुलाया और डॉक्टर देखकर चला भी गया। चल भाग यहाँ से, काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का। इतने में एक दिन पिंकी मोनू को फोन करती है। मेरा एसएससी का एग्जाम है, मैंने सुना है तुमने बाइक खरीद ली है यार। कल सुबह 4 बजे निकलना है, प्लीज मुझे छोड़ देना। ठीक है, कल मैं पहुंच जाऊंगा बाइक लेकर। मोनू अगली सुबह पहुंच जाता है। बैठो। ये है तुम्हारी बाइक, इतनी छोटी, मैं कैसे बैठूंगी? इसकी चार्जिंग वीक हो जाएगी, कैसे भी करके बैठ जाओ ना। पिंकी बाइक पर बैठ जाती है। रास्ते में बाइक की चार्जिंग खत्म हो जाती है। ये कैसी खटारा बाइक है, अब हम कैसे पहुंचेंगे? एक काम करो, तुम बाइक पर बैठो और बैलेंस बनाना, मैं धक्का देता हूँ। पिंकी बाइक पर बैठकर बाइक का हैंडल संभालती और मोनू पीछे से धक्का देता है। मोनू इतनी तेजी दौड़ लगाता है कि एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले ही पिंकी कॉलेज पहुंच जाती है और पिंकी का एग्जाम अच्छे से हो जाता है। पिंकी की शादी मोनू से भी हो जाती है। पिंकी के पिता मोनू को एक असलियत की बाइक दहेज में दे देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जायंट मैजिकल मैंगो ट्रक। रामपुर नामक एक गांव था जहां की जमीन बहुत उपजाऊ थी। वहां के सभी लोग अलग अलग प्रकार के फलों और सब्जियों का खेती करते थे। उसी गांव में अशोक नाम का एक आदमी रहता था जिसके पास आम के बागान थे। उसके बागान में बहुत मीठे मीठे आम के फल लगते थे। हर सीजन की तरह इस सीजन में भी सभी लोग अलग अलग खेती के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन पता नहीं इस बार कितना बीज और खाद पानी डालने के बावजूद भी फसल ही नहीं लग रही थी। और धीरे धीरे उस गांव का और आसपास के गांव की मिट्टी काला होना चालू हो गया था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है। लोगों ने अपने अपने खेतों का मिट्टी टेस्ट भी कराया, लेकिन वैज्ञानिकों को पता ही नहीं चल रहा था कि खेतों में फसल क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन अशोक अपने बागान में घूम रहा था, तभी उसको एक पेड़ में 2-4 आम फले हुए दिखे। अशोक उसे तुरंत तोड़ता है। क्या हो गया है, फसल ही नहीं हुआ है, अब मैं क्या करूंगा? और ये 4 आम फले हैं, इसका मैं क्या करूं? इसे माता रानी के मंदिर में चढ़ा देता हूँ, क्या पता उनकी कोई कृपा बरसे मुझ पे। ऐसा सोचकर अशोक आम को ले जाकर मंदिर में चढ़ा देता है और भक्त माता से प्रार्थना करता है कि ये सभी समस्याओं को दूर करें। उसकी सभी बातों को वहां का बैठा हुआ पंडित सुन रहा था। क्या हुआ अशोक, बहुत परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं पंडित जी, इस साल किसी का फसल नहीं हो रहा है। पता नहीं हमारी इतनी उपजाऊ जमीन को क्या हो गया है, किसी का फसल ही नहीं हो रहा। अच्छा, मैं तुमको एक बबूत देता हूँ जो मुझे एक योगी ने दिया था। इसे पानी में मिलाना और गांव के सभी खेतों में इसे छिड़कना, फिर मुझे बताना। अशोक पंडित जी के पास से बबूत ले जाकर गांव के सभी खेतों में डालते जाता है। तभी अचानक एक जगह जैसे ही बबूत वाला पानी पड़ा, वह जगह अपने आप ही बहुत गर्म होने लगा और धीरे धीरे करके वहां से धुआं उठने लगा। यह सब देखकर सभी डर गए। तभी अचानक उस जगह से एक बहुत बड़ा पत्थर बाहर निकला जो चमक रहा था।
लोग उसे देखकर बहुत हैरान हो गए और जैसे ही लोगों ने छुआ, सभी के सभी को इतने जोरों का झटका लगा कि सब दूर जाकर गिरे। हे भगवान, ये क्या है? बड़ा अजीब सा पत्थर है, या मेरा तो कमर ही टूट गया। अशोक भाई, ये अजीब सा पत्थर कैसे निकला? पता नहीं यार, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ये कोई शैतानी पत्थर लगता है। चलो पंडित के पास चलते हैं, वही कोई उपाय बताएंगे। सभी पंडित के पास जाते हैं और उसे लेकर वहीं उसी स्थान पर आते हैं। पंडित उसे देखकर समझ जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ है और पंडित जी वहां पर बैठकर पूजा करते हैं। तभी उस पत्थर से और तेज रोशनी निकलना चालू हो जाता है और उसके अंदर से 4 बड़े बड़े अजीब से जानवर निकलते हैं और लोगों को मारने के लिए दौड़ते हैं। सभी के सभी वहां से अपनी जान बचाकर मंदिर के पास रुकते हैं। पंडित जी, देखा क्या हुआ उस पत्थर के पास जाने से? अब आप ही कुछ बताइए। मुझे समझ आ गया है कि वो क्या है। वो सदियों से पड़ा हुआ एक शैतानी पत्थर है जिसका पहले के शैतान लोग पूजा करते थे। उसके अंदर बहुत शक्ति है। अगर जल्दी ही उसका कुछ नहीं किया गया तो वह पूरी धरती को बंजर बना देगा। लेकिन पंडित जी, आप जब बोल रहे हो कि वो इतने सालों से दबा हुआ था, तो अचानक अभी ही क्यों निकला? क्योंकि अभी 2 दिन बाद अमावस्या है और ये कोई ऐसा वैसा अमावस्या नहीं है। ये हजारों साल के बाद हो रहा है। मुझे लगता है कि वो इस अमावस्या का ही इंतजार कर रहा था। अब जब वो नजदीक आ गया है तो पत्थर अपने आप बाहर आ गया। पंडित जी, इसका कोई समाधान बताइए, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? आप लोग मुझे 1 दिन का समय दीजिए। मैं आज रात को माता रानी का पूजा करके कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकाल लूंगा। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और पंडित वहां पर बैठकर हवन करता है। दूसरे दिन सभी लोग वहां पर वापस आ जाते हैं। मैंने पता लगा लिया है कि आप लोगों को कहां जाना है और उस शैतानी पत्थर को कैसे खत्म करना है। पंडित जी, जल्दी बताइए, हम कैसे उसको खत्म करें? क्योंकि ऐसा चलता रहा तो पूरी धरती बर्बाद हो जाएगी। मैं तुमको एक जगह बताता हूँ, वहां तुमको जाना पड़ेगा और वहां से एक शस्त्र लेकर आना है जो दैविक शस्त्र है। उस शस्त्र के जरिए इस शैतान को पहले भी हराया जा चुका है, लेकिन उस जगह तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। वहां जाने के लिए तुम दैविक शक्ति से बना हुआ वाहन में ही जा सकते हो। तो पंडित जी, जल्दी बना दीजिए। फिर पंडित वहां पर बैठकर एक मंत्र पढ़ता है और अशोक को चढ़ाया हुआ आम का फल जो वहां रखा हुआ था वह अपने आप जादू से उड़ने लगता है और सड़क पर आकर वह एक बहुत बड़े ट्रक में बदल जाता है। तुम लोग इस ट्रक में बैठ जाओ, यह ट्रक अपने आप ही उस जगह पर ले जाएगा। फिर वहां से तुम शस्त्र को उठाकर ले आना। अशोक और 2 लोग उस ट्रक में बैठ जाते हैं और उस ट्रक से उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह शस्त्र रखा हुआ था। देखो अशोक भाई, वो जगह जहां पर वो शस्त्र रखा हुआ है। लेकिन देखो, वहां पर कोई अजीब से जानवर भी बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि वो शस्त्र का रक्षा करते हैं। हाँ, इस बारे में तो पंडित जी ने हमको कुछ भी नहीं बताया। अब हम क्या करें? अरे अशोक भाई, आप ये भूल गए, पंडित जी ने बोला था कि ये एक दैविक शक्तियों से युक्त ट्रक है। हमें इसके अंदर बैठकर वहां पर जाना चाहिए। तुम लोग सही कह रहे हो। सभी लोग उस ट्रक में बैठ जाते हैं। उसके बाद उस जगह पर पहुंचते हैं। तभी जानवर जो बैठे हुए थे अचानक ट्रक पर हमला चालू कर देते हैं, लेकिन वह दैविक शक्ति से युक्त ट्रक होने के कारण कुछ ही देर में उन दोनों जानवरों को बिजली के झटके से खत्म कर देता है। फिर अशोक और दोनों लोग जाकर उस जगह से उठाकर ले आते हैं और अपने ट्रक में बैठकर वापस गांव चले आते हैं और उस शस्त्र को पंडित जी को दिखाते हैं। पंडित जी, ये रहा वो शस्त्र जिसकी आप बात कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें शस्त्र को चलाएंगे कैसे, वो भी इतने खतरनाक जानवर के रहते हुए। हम पहले कुछ कर सके इससे पहले वो हमको ही मार डालेंगे। तुम लोग इसकी चिंता मत करो। इस शस्त्र को अपने उस जादुई आम वाले ट्रक पर लगा दो
और उसके अंदर बैठकर उसी स्थान पर पहुंच जाओ। बाकी ये सब काम अपने आप ही कर लेगा। अशोक और मोहन शस्त्र को आम वाले ट्रक में लगा देते हैं। और फिर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह शैतानी पत्थर था। जैसे ही अशोक का ट्रक वहां पर आता है, वह शैतानी जानवर उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसे देख अंदर बैठे लोग बोलते हैं, अशोक भाई आपको डर नहीं लग रहा? जल्दी कुछ करो, नहीं तो ये शैतानी जानवर हमें ही मार डालेंगे। अबे डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है समझ ही नहीं आ रहा। सभी जानवर बैक टू बैक ट्रक पर हमला कर रहे थे। तभी अशोक माँ दुर्गा का आह्वान करता है कि हे माँ, हमें इन शैतानों से बचाइए। फिर वह शस्त्र बहुत तेजी से उन सभी चारों जानवरों पर हमला कर देता है। उससे बहुत तेज बिजली के झटके अपने आप बहुत तेजी से निकलते हैं, जिससे धीरे धीरे करके वह एक एक जानवर मारे जाते हैं। और फिर अशोक ट्रक को ले जाकर उस शैतानी पत्थर के पास चला जाता है। फिर वह शस्त्र से उस शैतानी पत्थर में भी हमला करते हैं और कुछ ही देर में उस शैतानी पत्थर में बहुत जोर का ब्लास्ट होता है और वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उस ट्रक में जाकर पंडित जी के पास पहुंचते हैं। उनको सभी बातें बताते हैं। पंडित जी, हमने इस जादुई ट्रक और शस्त्र से हमने शैतानी पत्थर को तबाह कर दिया। पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, वह शैतानी पत्थर अभी के लिए तो चला गया, लेकिन वो तबाह नहीं हुआ, वो फिर वापस लौट के आएगा। तब तक ये शस्त्र और इस ट्रक को मैं यहीं अंदर में रख देता हूँ। कभी आए तो इसके माध्यम से उसको हराया जा सकता है। सभी लोग पंडित जी का धन्यवाद करते हैं और माता की आरती करते हैं। और फिर उसके बाद उस गांव में फिर से फसल खिलखिलाने लगता है, जिससे सभी लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन लोगों के मन में अभी भी यह डर बना हुआ था कि पता नहीं वह शैतानी पत्थर फिर वापस कब आ जाए। मिनी ट्रैक्टर रिमोट कंट्रोल रोबोट। दो जादूगर भाई आपस में अपने खानदानी जादुई छड़ी के लिए लड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे पर जादू से अंधाधुन हमला कर रहे थे। तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर वे दोनों एक बस्ती में अलग अलग जगह बेहोश होकर गिर जाते हैं। उसी गांव में रामू का बेटा रोहित अपने मिनी ट्रैक्टर में खेल रहा होता है। रोहित, चल धूप निकल आई है, अब घर के भीतर आ जा, खेलना है तो यही खेल। पापा, आज तो मेरी मिनी ट्रैक्टर अपने आप चलने लगी है, जैसे जादू हो गया हो। क्या आपने बनाया है इसे? मैंने तो कुछ नहीं किया, इन चाइना खिलौनों का कोई भरोसा नहीं, खुद बिगड़ जाए खुद बन जाए। अभी तो इससे और खेलूंगा, आप काम पर जाओ, मुझे तो इसे अच्छे से साफ करना है और सजाना भी है। तेरी जैसी मर्जी कर मेरे बाप, लेकिन धूप में मत जाना। रामू यह कहकर काम पर चला जाता है। रोहित अपने जादुई मिनी ट्रैक्टर से खेलता रहता है। दरअसल वो दोनों जादूगर जमीन पर गिरकर दो खिलौनों में समा जाते हैं। अच्छा जादूगर रोहित के मिनी ट्रैक्टर रिमोट कंट्रोल में और दूसरा शैतान जादूगर उसी गांव में रहने वाले लालची चिन्नू के टूटे हुए रोबोट में। माँ, मुझे नया खिलौना चाहिए, ये रोबोट टूट गया है, नहीं तो मैं और तोड़ दूंगा। मुझे इससे बड़ा रोबोट चाहिए माँ, मैं नहीं जानता। चिन्नू की माँ काम पर चली जाती है और चिन्नू की बात सुन शैतान जादूगर जो रोबोट के अंदर है वो सोचता है, उसने मुझे टूटा हुआ रोबोट कहा, इसकी तो मैं नहीं, यही तो मुझे मेरे दुश्मन भाई तक ले जाएगा। जरूर वो भी इसी बस्ती में ही गिरा होगा। मैं उसे मार कर इस दुनिया में राज करूंगा और मुझे वो खानदानी छड़ी भी मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर रोहित बहुत प्यार से उस रिमोट कंट्रोल मिनी ट्रैक्टर को नहलाता है, सजाता है और उससे बहुत खेलता है। इतना नेक और समझदार बच्चा है, इतना ख्याल रखता है मेरा। अरे अरे, मेरा नहीं अपने ट्रैक्टर का, मैं भी ना।
चिन्नू, ओ चिन्नू, जरा इधर तो आना। भूत भूत मुझे छोड़ दो, मैं आपसे किसी को नहीं मारूंगा और मैं किसी के घर के सामने सुसु भी नहीं करूंगा। अरे डरो मत, मैं तुम्हारा ही रोबोट हूँ, जरा इधर आना। चिन्नू डरते हुए उसके पास जाता है। रोबोट, तुम बात कर सकते हो? हाँ हाँ, मैं जादुई रोबोट हूँ। ये देखो मेरा जादू, मैं कुछ भी बना सकता हूँ। खाना पीना, खिलौने, कुछ भी, जो तुम बोलो। बस पहले तुम मेरी मदद करो मेरे भाई को ढूंढने में, जो इसी गांव में कहीं है। फिर मेरी सभी जादुई शक्ति तुम्हारी। मुझे बहुत कुछ चाहिए और खास तौर पे आतिशबाजी पटाखे बहुत पसंद है। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। पर तुम तो चल भी नहीं सकते हो, तो मैं तुम्हें हर जगह कैसे ले जाऊंगा तुम्हारे भाई को ढूंढने? पहले तुम एक काम करो, मैं जो जो बोलता हूँ वो सब ला के मुझे दो, फिर मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। फिर रोहित वो सब लाके देता है जो रोबोट को चाहिए था। फिर वो ठीक हो जाता है और फिर दोनों बस्ती की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही दूर में शैतान जादूगर रोबोट जहां तहां आग बरसाता है, ब्लास्ट करता है। बेचारे बेकसूर बस्ती वाले भी उसका शिकार होते हैं। तब चिन्नू डर जाता है और वो रोबोट को वहीं छोड़ के भाग जाता है। चिन्नू के छोड़ते ही रोबोट बहुत बड़ा आकार ले लेता है और दौड़कर एक घर के पीछे छुप जाता है। बाप रे, ये तो जादुई रोबोट है। मेरी मम्मी इसके साथ मुझे देख लेती तो मार ही डालती। उस दिन तुम बच गए, अब नहीं बच पाओगे। मुझे पता है तुम भी इसी बस्ती में छुप कर बैठे हो। रोहित का मिनी ट्रैक्टर रोबोट की बातें सुन लेता है। ये तो मेरे भाई की आवाज है, वो शैतान यहाँ भी आ गया। पापा, ये कैसी आवाज है? जहाँ देखो वहाँ आग लगी है। आखिर क्या हो रहा है बाहर? हाँ बेटा, पता नहीं कहां से एक शैतान रोबोट आ गया है जो आग बरसा रहा है। तू अंदर ही रह, बाहर मत निकलना घर से। रोहित, रोहित, तुम दरवाजा खोलो, मैं उसका सामना करूंगा। वो मेरा ही जादूगर भाई है जो अपनी ताकत से मुझे भी मारना चाहता है। मेरी वजह से इस गांव को बर्बाद होने नहीं दूंगा। मगर तुम इतने छोटे से ट्रैक्टर हो, इतने बड़े रोबोट का सामना कैसे करोगे? रोहित, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं अपनी सारी जादुई ताकत इस रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर में डाल देता हूँ। तुम छुपकर मुझे रिमोट से चलाना और मैं उस पर वार करूंगा। बस एक बात याद रखना, मौका मिलते ही उसके गले में जो हार है वो तोड़ देना, तो उसका जादू खत्म हो जाएगा। ऐसा कहते ही रिमोट कंट्रोल मिनी ट्रैक्टर सीधे रोबोट के पास जाकर उसका सामना करता है। रोहित के रिमोट के बटन दबाते ही मिनी ट्रैक्टर से गोलियों की बौछार होने लगती है। इस मिनी ट्रैक्टर से मेरा मुकाबला, इस बार तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। और ये किस बच्चे को ले आए हो? तुम्हारे साथ ये भी मारा जाएगा। छोटे आकार पर मत जा दुष्ट, याद रख आज भी मैं तुमसे बड़ा ही हूँ। तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना यह बस्ती पूरी जलाकर खाक कर दूंगा। मिनी ट्रैक्टर, तुम उसके आसपास गोलियां बरसाओ, मैं इस पेड़ में चढ़कर उसके गले के हार को तोड़ देता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी करना, अब मुझ में और ताकत नहीं बची है। रोहित पेड़ पर जाता है
और रोबोट के पास आने का इंतजार करता है। और जैसे ही रोबोट पेड़ के पास आता है, रोबोट के ऊपर छलांग लगाता है और रोबोट के हार को तोड़कर मिनी ट्रैक्टर के पास फेंक देता है। फिर मिनी ट्रैक्टर उस हार को तोड़ देता है। हार टूटते ही उस शैतान जादूगर की मौत हो जाती है और रोबोट वहीं बंद हो जाता है। फिर रोहित ऊपर से नीचे आ जाता है और कुछ देर में मिनी ट्रैक्टर अपने असली रूप में आ जाता है और अपने जादू से बस्ती को फिर से पहले जैसा कर देता है। और फिर रोहित का धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। गॉडजिला और इंसानों की लड़ाई। गॉडजिला पर हमला। धरती के सुदूर जंगलों के बीच एक कबीला था जहां के लोग देश दुनिया से बहुत परे थे। वहां बाहर के लोगों को उनके बारे में कुछ खास पता भी नहीं था, बस अफवाहें ही सुने थे। और वहां के लोग एक बहुत विशाल जानवर की पूजा करते थे जिसे वहां के लोग गॉडजिला कहते थे। और वो गॉडजिला उस गांव के लोगों की रक्षा करता था। उस गांव से हजारों किलोमीटर दूर एक शहर था जहां पर ठाकुर रंजीत सिंह नाम का एक बहुत बड़ा धनवान आदमी था। उसने जीवन भर बहुत बुरे काम किए हैं और उससे बहुत पैसा कमाया है, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत बूढ़ा होने लगा और कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत इतनी खराब होने लगी कि वो कुछ दिनों का ही मेहमान था। क्या मतलब इतना दौलत कमाने का जो मेरा कुछ काम ही नहीं आ पा रहा है। बस अब मैं कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? आप चिंता मत करो, मैंने आज दुनिया के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुलाया है। वो कुछ ही देर में आ जाएंगे। वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और कुछ देर बाद वो साइंटिस्ट आ जाते हैं और फिर उन्हें रंजीत सिंह का असिस्टेंट पूरी बात समझा देता है। हम सब कुछ समझ गए हैं सर, और हम इसके बारे में बहुत दिनों से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों से हम चूक रहे हैं। पता नहीं हम कहां गलती कर रहे हैं। तभी एक असिस्टेंट साइंटिस्ट वहां दौड़ते हुए आता है, जिसे देख हेड साइंटिस्ट कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमको लैब में रुकने बोला था ना? सर, मुझे पता चल गया है कि हम कहां गलती कर रहे थे। हम कितना भी एक्सपेरिमेंट कर ले, हम उम्र बढ़ाने वाला सिरम नहीं बना सकते। लेकिन मैंने पता किया है कि धरती के बीच एक छोटा सा कबीला है जहां पर रेड ऑर्किड मिलता है, लेकिन वो ऐसा वैसा रेड ऑर्किड नहीं है। उसका रस पीने से लोगों का उम्र कम होने लगता है और इसी कारण वहां के लोग कभी बूढ़े ही नहीं होते। क्या बात कर रहे हो? ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया रेड ऑर्किड के बारे में? सर, आपने ही कहा है ना, जब तक आप 100% श्योर ना हो किसी को नहीं बताना चाहिए। इसी कारण मैं चुपचाप इसका रिसर्च और स्टडी कर रहा था और मैंने सब कुछ पता कर लिया है कि कहां जाना है। वाह वाह, क्या बात है। तुम लोग जल्दी से जाकर वो फूल लेकर आ जाओ। अगर तुम लोग सफल हो गए तो तुमको मैं सोने से तौल दूंगा। सर, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमको बहुत सारे हथियारबंद लोग चाहिए और हेलीकॉप्टर भी, क्योंकि वहां के लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। और मैंने एक बहुत बड़े जानवर के बारे में भी सुना है जो उनकी रक्षा करता है। तुमको जो चाहिए वो सब मिलेगा, बस तुम लोग वो रेड ऑर्किड ले आओ। दूसरे दिन ही 2 साइंटिस्ट और कुछ हथियारबंद लोग फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर के साथ उस कबीले की तलाश में निकल जाते हैं और कुछ दिनों तक पूरा जंगल छान मारने के बाद आखिरकार उनको वो कबीला मिल ही जाता है। असिस्टेंट साइंटिस्ट पायलट को बोलता है, सुनो, तुम हेलीकॉप्टर को उस कबीले के बाहर मैदान में लैंड कराना। उनको पता नहीं चलना चाहिए। हम वहीं पर अपना कैंप लगाएंगे। सभी लोग उस कबीले के बाहर लैंड कर अपना कैंप लगाते हैं और दूसरे दिन दोनों साइंटिस्ट और कुछ लोग उस रेड ऑर्किड की तलाश में निकलते हैं और कुछ समय बाद वो वहां पहुंच जाते हैं। देखो, वो रहा रेड ऑर्किड। जाओ, जल्दी से इसे बैग में लेके आओ और संभल के, नीचे खतरा है।
जैसे ही वो लोग उस रेड ऑर्किड को लेने के लिए निकलते हैं, वहां पर कबीले के लोग आ जाते हैं। ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और किसकी इजाजत से यहाँ आए हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो खामखा मारे जाओगे। कौन हो तुम लोग? ये क्या तुम्हारी पुरखों की संपत्ति है जो इनमें अपना हक जता रहे हो? ये प्रकृति का दिया हुआ वरदान है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, ये हमारा धरोहर है। हम सदियों से इसकी रक्षा करते आ रहे हैं और दुनिया से छिपा रहे हैं ताकि लोग इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सके, नहीं तो भगवान का बनाए नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। वो हम नहीं जानते। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद ही होगे। हम मरने से नहीं डरते, चाहे जो हो जाए। हम इसको गलत हाथों में लगने नहीं देंगे। अच्छा, तुम्हारी जैसी इच्छा। सैनिकों, भून दो इनको गोलियों से। ये सुनते ही लोग उन पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। फिर वो कबीले वाले उन गोलियों से बचने का प्रयास करते हैं, जिससे कुछ लोग बहुत घायल हो जाते हैं। तभी एक कबीला वाला अपने मुखिया से कहता है, सरदार, अभी हमको यहाँ से निकलना चाहिए, तभी हम इस फूल की रक्षा कर सकते हैं। आप भूल रहे हैं हमारे रक्षक गॉडजिला को, वही इनको सबक सिखाएंगे। तुरंत सभी कबीले वाले वहां से चले जाते हैं, जिसे देख सभी लोग बहुत हंसते हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कैसे दुम दबा के भागे। अगर अब ये दोबारा दिखे तो जान से मार डालना। और फिर सभी लोग वो रेड ऑर्किड लेके अपने कैंप वापस चले जाते हैं और फिर सभी गांव वाले अपने कबीले जाकर अपने गॉडजिला की पूजा करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक विशाल गॉडजिला वहां आ जाता है। फिर सभी लोग उसको सारी बातें बता देते हैं। फिर वो गॉडजिला उन सभी लोगों के कैंप की ओर निकलता है और कुछ समय बाद वहां पहुंच जाता है और सभी पे हमला कर देता है। सभी तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग इतने बड़े जानवर को देखकर डर जाते हैं और फिर कुछ समय में सभी लोग उस गॉडजिला पर हमला कर देते हैं, लेकिन उस पर गोलियों का कुछ असर ही नहीं होता। फिर कुछ लोग फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से भी हमला करते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। और फिर गॉडजिला उन पर हाइपर बीम से हमला कर देता है और कुछ समय में सभी हेलीकॉप्टर और जेट में जोरों से ब्लास्ट हो जाता है और सभी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक हेलीकॉप्टर बच जाता है, जिसमें पायलट साइंटिस्ट अधमरी हालत में वहां से भागते हैं। वो गॉडजिला उनका पीछा करता है, लेकिन वो बच के वहां से निकल जाते हैं और ठाकुर रंजीत सिंह के घर में लैंड करते हैं और ठाकुर रंजीत सिंह से मिलने जाते हैं, जिसे देख वो बहुत खुश होता है। अरे वाह, तुम लोग आ गए। कहाँ है मेरा रेड ऑर्किड? जल्दी दो, अब और बूढ़ा नहीं रहना मुझे। सर, हम रेड ऑर्किड तो ले ही लिए थे, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा जानवर आ गया और हमारे कैंप में हमला कर दिया। जितने भी लोग थे वो सभी मारे गए, बस हम 3 लोग ही बचे हैं। ये सुन रंजीत सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वो लोगों को गोली मार देता है, जिसे देख वो साइंटिस्ट बहुत डर जाता है। सर, मुझे माफ कर दो, हम क्या कर सकते थे? वो बहुत ही विशाल था, हमारे कोई भी गन का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। सभी जेट से, हेलीकॉप्टर से भी हमला किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसका अब हम क्या करें? अगर हम बच के नहीं आते तो आपको उस रेड ऑर्किड का लोकेशन का पता कैसे चलता? अच्छा ठीक है, तुम जाओ यहाँ से और तैयारी करो, मैं सोचता हूँ कि आखिर उसका करना क्या है। फिर वो साइंटिस्ट वहां से चला जाता है और रंजीत सिंह अपने सभी लोगों के साथ वहां बैठकर मीटिंग करता है।